हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग। तो पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट एड के बारे में कुछ जानने का प्रयास किया था, लेकिन फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया था। कुछ थोड़ा मोड़ा डिस्कस किया था, लेकिन उतना डिस्कस नहीं किया। तो आज की वीडियो में हम लोग फर्स्ट एड ट्रीटमेंट यानी जो पहला जो उपचार कैसे किया जाएगा, किस स्थिति में अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी का हार्ट अटैक आ जाए, किसी का ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाए, किसी का खून बहने लगे, तो इस स्थिति में हम उसका इलाज कैसे करेंगे, इस वीडियो में यह जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले ABCDE मेथड के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ABCDE यह क्या होता है, जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट में सबसे महत्वपूर्ण एक ऐसा नियम है जो ABCDE नियम है। तो A फॉर एयरवेज, B फॉर ब्रीदिंग, एयरवेज यानी सांस आने जाने का रास्ता, B फॉर ब्रीदिंग यानी सांस लेना, C फॉर सर्कुलेशन यानी बाहरी भीतरी 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 खून का जो संचरण होता है वो, D फॉर डिसेबिलिटी यानी मेंटली प्रॉब्लम, और E फॉर इन्वायरमेंट यानी वायुमंडलीय प्रभाव। तो आज हम इन सारे के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और ये किस कंडीशन में कैसा, किस चीज़ का उपयोग होगा, किस तरह के ट्रीटमेंट का उपयोग होगा ये हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले एयरवेज के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। एयरवेज वे माने रास्ता होता है, और एयर मतलब वायु का रास्ता यानी वायु मार्ग, यानी वो ऐसा मार्ग जिससे हम अपने अंदर ऑक्सीजन लेते हैं, हवा लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कभी किसी एक्सीडेंट के कारण ये होता है, कभी किसी एक्सीडेंट के कारण या फिर किसी भी सिचुएशन में हमारा जो एयरवेज होता है वो जाम हो जाता है। वायुमार्ग आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से बंद हो जाता है। आंशिक यानी थोड़ा थोड़ा बंद होता है या फिर पूर्ण रूप से बंद होता है। इस स्थिति में क्या होता है कि जैसे ही एयरवेज बंद होता है तो रोगी में कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं। जो पेशेंट होते हैं, यानी हम सांस ले रहे हैं, हमारा जो वायु मार्ग है अचानक उसमें कुछ अवरोध हो गया, आंशिक रूप से बंद हो गया है, पूर्ण रूप से बंद हो गया। इस स्थिति में जो पेशेंट होते हैं उनमें कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जैसे एक बदली हुई आवाज़ से बात करना। जब सांस ही नहीं होगा तो उनका जो आवाज़ होता है वो बदल जाता है, सांस लेने में कठिनाई होने लगता है, या फिर सांस लेते वक्त जोर जोर से मुंह से और नाक से आवाज़ें निकलती है। इस स्थिति में और भी है जो हम बताने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा पूरी तरह से अगर एयरवेज पूरी तरह से बाधित हो जाता है तो बहुत प्रयास करने के बाद भी कोई श्वसन नहीं होता है, पेशेंट सांस नहीं ले पाता। इसके अलावा वो चेतना में, ये चेतना अवस्था यानी जागते हुए अवस्था में भी उसे कुछ जानने या पहचानने की क्षमता नहीं होती है। सब कुछ जानते हुए भी वो उसे समझ में नहीं आता है कि योग क्या है। वायुमार्ग में रुकावट का एक यह कारण है जो आंशिक या पूर्ण कभी भी हो सकता है। कभी होता है कि कभी एक चेतना यानी आदमी जागते हुए अवस्था में कभी किसी चीज़ को पहचानने में उसे दिक्कत होने लगती है कि वो पंखा है, वो बल्ब है, वो दरवाज़ा है, या फिर किसी व्यक्ति को भी नहीं पहचान पाता है। यह एक जो एयरवेज का रुकावट का एक आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से रुकावट का एक महत्वपूर्ण कारण है। ऑब्स्ट्रक्शन का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि जब आप अचेतन अवस्था में होते हैं यानी सोए हुए होते हैं तो आप खर्राटे लेते हैं। खर्राटे लेना एक एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन के कारण ही होता है, एक सांस रुकावट या आंशिक रूप से अगर सांस आपका रुकावट हो गया है तो आप खर्राटे लेते हैं। इसके अलावा अब हम किसी को एयरवेज हो गया है तो उसे उसका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कैसे करेंगे इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जिसका जैसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुआ, सांसों में कुछ रुकावट हुआ, तो उसका जो सर है उसको इस तरह सीधा करेंगे, क्योंकि इस तरह सर रखते हैं तो जो एयरवेज का जो हमारा नली होता है वो टेढ़ा हो जाता है। एक तो उसका एयरवेज हुआ है, गले में कुछ फंसा है, सांस लेने में कठिनाई हो रही है, तो अगर उसी टाइम अगर आप गर्दन इस तरह रहेगा तो फिर एयरवेज तो आधी बंद रहेगी,
जिससे और उसका प्रॉब्लम होगा, इसलिए उसका गर्दन सीधा करेंगे जिससे एयरवेज जो नली है पूरी तरह से खुले रहे। इसके अलावा गले में कुछ फंसा है तो उसे निकालने के लिए ये तो कॉमन है कि उसको उल्टी कराना पड़ेगा, क्योंकि जो भी गले में फंसा है उल्टी के साथ वो भी बाहर आएगा, इसलिए उसको उल्टी कराना पड़ता है। तो उल्टी कराने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उस समय क्या हो जाता है, उल्टी कराने के लिए आप उसके गले में अपना उंगली डालिए जिससे वो उल्टी करेगा जिससे जो भी कुछ फंसा होगा उसके अंदर वो बाहर फेंक देगा। दूसरी सिचुएशन होती है जो हम लोग अक्सर गांव में देखते हैं, जो कोई भी हो, किसी को खाते वक्त कुछ फंस गया, खांसने लगा, इस स्थिति में घर वाले क्या करते हैं कि उसके पीठ पे ठोकते हैं। तो आप हो सके तो उसके पीठ पर भी ठोके जिससे कुछ भी फंसा हो अंदर चला जाए उसके। तो ये रहा आपका ब्रीदिंग का प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम आते हैं, वो तो रहा एयरवेज का। अब हम आते हैं ब्रीदिंग, यानी बी फॉर ब्रीदिंग, श्वसन। सबसे पहले हम सुनिश्चित करेंगे कि जो रोगी है उसकी सांस की स्पीड को देखेंगे। ब्रीदिंग यानी क्या होता है कि आप सांस लेते हो, किसी कारणवश चोट लग जाने पर, एक्सीडेंट हो जाने पर, हमारा जो हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो जाएगा जिससे आप सांस ही नहीं ले पा रहे हो, हार्ट काम ठीक से नहीं कर रहा है, जिससे आपका हार्ट वो सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। इस स्थिति में सबसे पहले रोगी का सांस की जांच करें कि उसका सांस कैसे चल रहा है, उसका ब्रीदिंग सिचुएशन क्या है। इस स्थिति में क्या करें कि अपने कान को उसके नाक के पास ले जाएंगे और सांस के जो एक रेशियो है, जिस स्थिति से कोई सांस लेता है 1 मिनट में 72 बार, इस स्थिति से उस सांस की रेशियो को नापेंगे कि सांस इसका ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर ठीक से चल रहा है तो इस स्थिति में रोगी का कंडीशन तो अच्छा है, लेकिन अगर सांस ठीक से नहीं चल रहा है या फिर वो बहुत जल्दी सांस ले रहा है या फिर सांस उसको बहुत देर से 1-2 सांसों के बीच का गैप बहुत ज़्यादा है, 5 सेकेंड है, 6 सेकेंड है, 7 सेकेंड है, तो इस तरह से हम रोगी का इंस्पेक्शन कर सकते हैं, यानी उसका अवलोकन कर सकते हैं अपने कान को या फिर अपने हाथों को, उंगलियों के उसके नाक के पास ले जाकर इसके मूवमेंट के बारे में हम जान सके। इस स्थिति में अगर उसके सांसों का जो सांसों का रेशियो है, सांसों का इम्प्रूवमेंट है, जो सांसों का कंडीशन है वो अच्छा नहीं है, उस स्थिति में हम रोगी को सीपीआर देंगे। सीपीआर क्या होता है, पहले तो सीपीआर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सीपीआर का फुल फॉर्म होता है कार्डियोपुल्मोनरी रेसिसिटेशन। इसका मतलब ये होता है कि जब अचानक उसका हार्ट अटैक आ गया, हार्ट काम करना बंद हो गया, इस स्थिति में उसको जो ये जो हमारा हार्ट है उसको फिर से कैसे काम करे, कैसे ओपन हो जाए, फिर से अपना नॉर्मल कैसे काम करने लगे, इस स्थिति में सीपीआर करेंगे। सीपीआर बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इम्पोर्टेंट फर्स्ट एड का ट्रीटमेंट होता है, जो मरे हुए आदमी को भी बचा सकता है। इस स्थिति में पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे किस तरह सीपीआर देंगे, तो आप वीडियो देख सकते हो कैसे दिया जाता है, लेकिन हम कुछ बता देते हैं कि उस स्थिति में क्या करें। सबसे पहले रोगी को अच्छी तरह फर्श पे सुला दे, उसके जो सर है उसको सीधा ऊपर की तरह रखे, ऊपर करके रखे इस तरह, और कपड़े हटा दे उसके शरीर से। आने जाने का भीड़ जो होगा सारे लोगों को हटा दो, आने जाने का रास्ता, हवा आने जाने का साधन होना चाहिए, और इस स्थिति में उसे हम सीपीआर करेंगे। सीपीआर कैसे किया जाता है आप पिछले वीडियो में आप हमारे देख सकते हैं। और जब उस स्थिति में जब तक करेंगे जब तक कि हार्ट में मूवमेंट ना हो जाए और हार्ट अपने अच्छे तरीके से ठीक सिचुएशन में काम न करने पड़े, और उस तरह सीपीआर देने का प्रयास करेंगे। और तुरंत इमरजेंसी जो कॉन्टैक्ट नंबर है
उसको कॉल करेंगे जिससे एम्बुलेंस आए और उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल में भर्ती किया जाए। इस स्थिति में हम आगे सर्कुलेशन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सर्कुलेशन क्या होता है? सर्कुलेशन यानी इंटरनल ब्लीडिंग। इंटरनल ब्लीडिंग माने आंतरिक जो ब्लीडिंग होता है, आंतरिक खून का बह जाना, आंतरिक रक्तस्राव, जिसको इंटरनल ब्रीदिंग कहते हैं और उसके सर्कुलेशन भी इसे कहा जाता है। सी फॉर सर्कुलेशन या फिर इंटरनल ब्रीदिंग, आंतरिक रक्तस्राव। यानी सबसे पहले हम घायल व्यक्ति की नाड़ी का जांच करेंगे। कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या होता है कि अंदर की कुछ सिचुएशन हो जाता है जिससे आंतरिक रक्तस्राव होने लगता है, सर्कुलेशन होने लगता है। ऊपर से तो ठीक रहेगा, लेकिन आदमी में कुछ जो आदमी का कंडीशन देखकर ही मालूम कर लेना चाहिए कि उसको क्या होता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे जब आंतरिक रक्तस्राव होता है तो उसमें कैसी कैसी सिचुएशन होता है। तो सबसे पहले तो हम उसे जानने, जैसे ही एक्सीडेंट हुआ तो सबसे पहले हम उसकी नाड़ी का जांच करेंगे। नाड़ी का जांच करने के लिए आप क्या करें कि उसके कान से लेकर या कान के निचले भाग से लेकर यहाँ तक एक नली जाती है, जो दाबने पर वो जो सिचुएशन है नाड़ी का, उससे हम जान पाते हैं। या फिर हमारे कलाई के पास भी नाड़ियाँ होती है जिससे हम दबा कर या छू कर भी मूवमेंट को जान जाएंगे। इसके लिए थोड़ा सा ट्रेनिंग होना चाहिए आप लोगों को, थोड़ा सा इसके बारे में जानने का आप यूट्यूब से देख सकते हैं या फिर कहीं किसी से भी थोड़ा सा ट्रेनिंग लेकर आप ऐसा कर सकते हो। उससे हम अपना जो भी पेशेंट है उनके पल्स की जांच कर सकते हैं। पल्स की जांच करने में अधिक समय नहीं होना चाहिए क्योंकि रोगी का कंडीशन बहुत खतरनाक है। वो 5 से 10 मिनट में उसकी डेथ हो जाएगी, इसलिए ये सब जांच करने में आप 5 से 10 मिनट आपको नहीं लगाना चाहिए। और ये हम चाहेंगे कि 5 से 10 सेकंड में ही हम इस सिचुएशन के बारे में, इस सिचुएशन को कंप्लीट करें नाड़ी के जांच करके। इसके अलावा भी कुछ ऐसे भी कंडीशन होने लगते हैं जो पेशेंट में होने लगते हैं। जैसे पेशेंट अपना रंग बदलने लगता है, पेशेंट का रंग पीला पड़ने लगता है या फिर पेशेंट का रंग पीला पड़ने लगता है। अगर रोगी होश में है तो उसको सोचने समझने की क्षमता की कमी होने लगती है, कुछ देख कर उसे पहचानने में दिक्कत होने लगता है, ये पसीना आने लगता है, उसकी चेतना अवस्था में कुछ पहचान नहीं पाता है। तो इस स्थिति में रोगी का इलाज करना बहुत ज़रूरी होता है, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उस समय रोगी कुछ ही क्षणों का मेहमान होता है, कुछ ही क्षणों में उसकी जान जा सकती है। इसलिए जितना जल्दी हो सके हम उसको हॉस्पिटल पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अधिक रक्तचाप की स्थिति में उसके शरीर के उस अंग को ऊपर की तरफ रखेंगे जहाँ से उसका रक्त बह रहा है। इस स्थिति में देखते हैं कि कभी कभी लोग क्या करते हैं कि शरीर के जो पेशेंट होता है उसके दोनों पैरों को भी ऊपर की तरफ उठा लेते हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन कम होता है और रोगी की जान बच सकती है। लेकिन सबसे पहले इस कंडीशन में सबसे पहले एम्बुलेंस को फ़ोन करो, अस्पताल जो इमरजेंसी कॉल है उस पर कॉल करो और जल्दी से जल्दी जो पेशेंट है उनको हॉस्पिटल पहुंचाने का साधन करो, जिससे उसकी जान बच सकती है। डिसेबिलिटी यानी विकलांगता न्यूरोलॉजिकल कंडीशन यानी सोचने समझने की क्षमता, किसी चीज़ को पहचानने की क्षमता, किसी व्यक्ति को देखने के बाद भी ये भूल जाना है कि ये शख्स तो वही है जो हमारे जिनको हम जो आदमी कुछ समय किसी को पहचान रहा है, हमेशा उसके साथ ज़िंदगी भरा है, लेकिन जब डिसेबिलिटी हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाता है या फिर किसी विषैले गैसें टॉक्सिक गैसें यानी कोई भी विषैला गैस H2S हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया या फिर किसी भी कारणवश ऑक्सीजन की कमी हो गया, या तो क्या होता है कि उसे उसकी चेतना अवस्था यानी जागते हुए अवस्था में भी उसको देखकर भी नहीं पहचान पाता है कि ये है, या फिर किसी वस्तु को भी नहीं पहचान पाता। कोई भी वस्तु है, पंखा है,
टीवी है, कूलर है, फ्रिज है, देखने के बाद भी पहचान नहीं पाता कि ये है, उसे कहते हैं डिसेबिलिटी। अधिकतर ये ऑक्सीजन की कमी के कारण और जो विषैले गैसें हैं, टॉक्सिक गैसें हैं, इनको इनहेलेशन यानी अपने अंदर लेने के कारण हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये कुछ ऐसे भी सिचुएशन है जिससे हम डिसेबिलिटी के बारे में जान लेंगे, जो एक मेथड है ABPB मेथड से रोगी को भी जान इंस्पेक्शन कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं, इससे डिसेबिलिटी की संभावना। तो ABPB क्या है? तो ए यानी अलर्ट, भी यानी वॉइस रिस्पॉन्सिव, उसकी वॉइस का कैसे बोलता है, कभी हड़बड़ा कर या फिर किस तरह से उसके वॉइस का रिस्पॉन्सिव है। P फॉर पेन रिस्पॉन्सिव, दर्द का, और U फॉर अनरिस्पॉन्सिव डिसेबिलिटी। के रोगियों को उनका इलाज एयरवेज, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन के स्टेबलाइजेशन स्थिरीकरण है। इस स्थिति में हम जानते हैं, हमने पहले ही बताया कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, आपका टॉक्सिक गैसेज जो अपने अंदर ले लेता है, जहरीली गैसेज, जिसके कारण डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो सबसे पहले तो हम इसी स्थिति में उसका इलाज भी करेंगे, ऑक्सीजन की अच्छी व्यवस्था करेंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर करेंगे, खुली हवा में उसे रखेंगे, और फिर उसको अधिक से अधिक ऐसे एटमॉस्फेरिक कंडीशन में रखेंगे जिससे उसको अच्छे से ऑक्सीजन मिल सके, फिर वायु मिल सके। और इस स्थिति में हम इमरजेंसी कॉल करेंगे, जिससे कि हॉस्पिटल में जल्दी उसको हॉस्पिटलाइज किया जाए, और तब रोगी में सुधार आएगा, उसे हम बचा सकते हैं। पाँचवा होता है इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण के कारण भी बहुत कंडीशन ख़राब हो जाते हैं पेशेंट को या फिर किसी भी व्यक्ति को। अचानक इन्वायरमेंट में किसी बदलाव के कारण, जैसे ही ऑक्सीजन की कमी, किसी कंपाउंड स्पेस में कोई वर्कर काम कर रहा है, अचानक क्या होगा कि ऑक्सीजन की कमी हो गया, कारण होता है टॉक्सिक गैसें अंदर ले लेता है, जहरीली गैसेज जो अपने शरीर के अंदर ले जाए, जैसे H2S हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। इस स्थिति में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो शरीर में दिखाई देने लगते हैं, जैसे ब्लीडिंग होने लगता है, आँख से, कान से, मुंह से, नाक से ब्लीडिंग यानी खून बहने लगता है, चकता होने लगता है शरीर में, और ऐसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो इस स्थिति में शरीर पर सबसे पहले करना चाहिए कि रोगी को अच्छे वायुमंडलीय कंडीशन में लाना चाहिए। सबसे पहले उसके बदन के सारे कपड़े को हटाकर थर्मामीटर उपयोग करके रोगी के तापमान का अनुमान लगाना चाहिए, और हो सके तो उसका जो ऑक्सीजन देने का अगर ज़रूरत पड़े तो ऑक्सीजन देना चाहिए, और नहीं तो अगर हॉस्पिटलाइज करना हो और तो हमें कॉन्टैक्ट नंबर, जो इमरजेंसी नंबर शायद 102 होता है, आज सारे इमरजेंसी नंबर यही है, कॉल करके तुरंत उसको हॉस्पिटलाइज करना चाहिए, तब जाकर हम रोगी का जान बचा सकते। थैंक यू सो मच आज की इस वीडियो के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, थैंक यू सो मच।